है। चलो, ये कहता है निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आत्मीय सभा की बात कर रहे हैं। आत्मीय सभा वो कौन सा है? आत्माराम पांडुरंग है, या फिर आप लगाओगे इसमें से केशव चंद्र सेन है, या फिर राजा राम मोहन रॉय है, या फिर आप लगाओगे स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, शाबाश, जरा बताओ। देखो, अगर आप देखोगे 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने, और 1828 में इन्होंने किसकी? ब्रह्म सभा की भी स्थापना करी थी। क्लियर हो जाएगा। इनका जो जन्म था वो 1772 में हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जन्म बंगाल में हुआ था। बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, लेकिन ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर इनकी क्या हो जाएगी? समाधि हो जाएगी। ओके भाई, कहां पर? ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ वहीं पर हुई थी। ओके, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की जो उपाधि दी थी इनको, वो अकबर सेकंड ने दी थी। किसने? अकबर सेकंड ने। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? आ जाओ भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने व्यापगत का सिद्धांत, हड़प की नीति की शुरुआत करी थी? जरा बताओ क्या लगाओगे? सुभाष भाई बहुत अच्छे। हड़प की नीति के बारे में देख रहे हैं हम। किसने शुरू करी है? कैनिंग ने करी है, रिपन ने करी है, डलहौजी ने करी है, या फिर हेस्टिंग ने करी है? देखो, ऐसा था 1848 से लेकर 1856 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल यहां पर कौन था? भारत का गवर्नर जनरल यहां पर आपको कौन लगता है? वो हो जाएगा इसमें से, है ना भाई, वॉरेन हेस्टिंग, सॉरी, डलहौजी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डलहौजी। अच्छा, ये जो डलहौजी है, अगर आप देखोगे, इसने यहां पर आकर कुछ रूल बनाए थे। उसने 3 रूल बनाए। 3 रूल में से जो तीसरे वाला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने बोला कि जो ब्रिटिश रियासत, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जो ध्यान रखोगे, जब से यहां पर अंग्रेज आए हैं उनके समय पर जो भारत में रियासत उपजी है, यानी कि जो ब्रिटिश रियासत बनी है, अगर वो लोग किसी और के बेटे को गोद लेकर अपना आने वाला राजा डिक्लेयर कर देंगे, उत्तराधिकारी डिक्लेयर करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो रियासत खुद में ही ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल मानी जाएगी, उसको खुद से ही ब्रिटिश इसमें शामिल मान लिया जाएगा, और उसकी पूरी राजा की पदवी वदवी सब चीज खत्म मानी जाएगी अगर ऐसा करेगा कोई राजा। तो सबसे पहले इसमें कौन लपेटा गया? 1848 में सतारा रियासत लपेटी गई थी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। फिर 1849 में संबलपुर और जैतपुर को लपेट लिया गया, संबलपुर और जैतपुर को। तो ऐसे करके रियासतें लपेटी गई थी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। फिर बघाट भी हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, ऐसे रियासतें लपेटनी लगी थी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले सबसे पहले यूरोपीय राष्ट्र कौन था? जरा बताओ। इंग्लैंड था, फ्रांस था, या फिर आप लगाओगे पुर्तगाली या फिर हॉलैंड? देखो, सबसे पहले यूरोपियंस में से कौन हमारे यहां पर आया था? यूरोपियंस में से जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे, डच, है ना, डच यानी कि हॉलैंड वाले। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। फिर कौन? हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड वाले। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर कौन आए हैं? फिर आए हैं उसके बाद ब्रिटिश, याद रखोगे कौन आए थे? ब्रिटिश आए। अच्छा, फिर उसके बाद कौन आए? डेनिश आए, यानी कि डेनमार्क वाले आए, यानी कि डेनमार्क वाले। अच्छा, फिर कौन आए उसके बाद? अगर हम देखें लास्ट में फ्रांसीसी आए हैं, लास्ट में फ्रांसीसी आए हैं। तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ही लेकर आए थे हमारे देश में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस। कब लेकर आए थे? वो 1556 में लेकर आए थे, और वो गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में, गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में लगा दी थी इन्होंने। और उसके बाद 1557 में पहला क्या छापा गया था? पहली बुक छापी गई पुर्तगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पुर्तगाली भाषा में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। पुर्तगालियों में सबसे पहले यहां पर कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, वास्को डी गामा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आज भी नेक्स्ट पर बहुत अच्छे। बोलते हैं इनमें से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करे? आपको पता है पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, डच यानी कि नीदरलैंड वाले आए थे। राइट बात है भाई, नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड वाले आए थे। तो इन्होंने अपने, है ना भाई, जो सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कब आ गए थे? ये 1596 में आ गए थे। कौन आया था इनमें से सबसे पहले? वो आया था कार्लोस डी हाउटमैन। कौन आया था? हाउटमैन। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये आया था सबसे पहले। अब इन्होंने आकर यहां पर अलग अलग एरिया में क्या करना शुरू कर दिया?
अपने व्यापारिक केंद्र बनाने शुरू कर दिए, जैसे नागीपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मछलीपट्टनम और पटना वाला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी है, पटना से वो क्या लेकर आते थे, सोरा लेकर आते थे, है ना, सोरे का व्यापार करते थे वो वहां से। आ जाओ नेक्स्ट पर। जापान ने नेताजी की अस्थायी सरकार को कौन से 2 प्रदेश दे दिए थे, जरा बताओ कौन से दे दिए थे। अगर हम देखें, जो सुभाष चंद्र बोस जी है, सुभाष चंद्र बोस जी, आपको पता है 1942 में क्या बनी थी, इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी, कैप्टन मोहन सिंह ने। और उसके 2 हेडक्वार्टर हुआ करते थे इंडियन नेशनल आर्मी के, एक तो यंगून यानी कि रंगून के अंदर हुआ करता था, और एक सिंगापुर के अंदर हुआ करता था। तो 1943 में सिंगापुर में पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस जी इस इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सेनापति बन गए थे, सर्वोच्च सेनापति बन गए थे सिंगापुर में पहुंचकर। फिर वहीं उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को एक अस्थायी सरकार की स्थापना करी थी। कौन सी सरकार की, अस्थायी सरकार की उन्होंने स्थापना करी थी। ओके, अब अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी। अब इसको, इस अस्थायी सरकार को जापान से समर्थन मिला हुआ था, जापान से मिला हुआ था, रूस से मिला हुआ था, जर्मनी से मिला हुआ था, है ना, ऐसे देशों से समर्थन मिला हुआ था। तो अभी क्या करा कि भाई जापान ने अंडमान और निकोबार को भी नेताजी की अस्थायी सरकार को दे दिया कि भाई आप रखिए इनको। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से सुधार संस्थाओं में से उनके स्थापना वर्ष का युग्म सही नहीं है, जरा बताओ कौन सा नहीं है, कौन बच्चा बताएगा। अगर हम देखें, प्रार्थना समाज 1867 है, या फिर परमहंस मंडली 1849 का है, या फिर मानव धर्म सभा 1844 की है, या फिर आत्मीय सभा आपको 1818 की लगेगी। जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे है ना भाई। ये कौन सा हो जाएगा, ये है आत्मीय सभा। लगा सकते हैं क्या भाई, आत्मीय सभा तो 1815 की है, बस हो गया काम खत्म। ठीक है भाई, ए इज राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है परमहंस सभा की स्थापना कब की गई है। हम किसकी बात कर रहे हैं, परमहंस सभा की बात कर रहे हैं। जरा बताइए, ये जो परमहंस सभा है इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। ओके, और किसके द्वारा, दादोबा पांडुरंगा के द्वारा, दादोबा पांडुरंगा के द्वारा की गई है। लेकिन की कब गई है, जरा बताइए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो वो की गई है 1849 में। क्लियर हो जाएगा, 1849 इज द राइट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि भाई हमें तो ये बताइए तत्वबोधनी सभा कब बनी है, तत्वबोधनी सभा कब बनी है, तत्वबोधनी, ये जो सभा बनी है ये बनी है 1839 में। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, 1839 में। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं आर्य समाज, इसकी स्थापना कब हुई है, वो 1875 में हुई है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी सभा और समाज थे जो बने थे 1800 से लेकर 1900 के बीच में, है ना, बहुत सारी सभा और समाज थे। क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे भी आप ध्यान रखना। आज नेक्स्ट पर, सहायक संधि किसने लागू करी थी, जरा बताओ। ये वेलेजली है, डलहौजी है, करजन है, या फिर कॉर्नवालिस है। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो आप देखते हो ना कि भाई ये लॉर्ड हो गया, ये लॉर्ड, ये लॉर्ड, ये लॉर्ड, ये कौन लोग थे, ये जो हमारे यहां पर आते थे भारत में, वो होते थे यूरोप के बनिए। और यूरोप के बनिए वहीं से तय करके आते थे कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं तो इंडिया से कैसे लूट के लाना है, कैसे माल लाना है, क्या चीज वहां दिमाग लगाई जाए कि उसको बहुत आराम से लूट ले हम। ठीक है, सब दिमाग लगाते थे भाई। तो क्या हुआ, ऐसे ही यहां पर आया वेलेजली, और वेलेजली आया यहां पर 1798 से 1805 के बीच में। और इस वेलेजली ने दिमाग लगाया सहायक संधि का। इसने बोला कि मैं इंडिया में जाऊंगा और सभी राजाओं के पास जाऊंगा और बोलूंगा आप हमारी सेना रख लीजिए, ताकि पड़ोसी राज्य आप पे हमला करे तो आधुनिक सेना से आप उसको हरा दो। ऐसे ही दूसरे राज्य के पास जाता था, कहता था देखो उसने तो हमारी सेना रख ली है, तुम भी रख लो वरना मारे जाओगे। तो सब राजाओं के पास जाके अपनी सेना रख दी इसने। आपस में उन राजाओं का कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, और अंग्रेजों का सुदृढ़ीकरण बढ़ता चला गया। तो इसने दिमाग लगाया था। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेलेजली की है सहायक संधि। इस सहायक संधि को 1798 में किसने सबसे पहले, निजाम ने स्वीकारा था, है ना, निजाम ने स्वीकारा। निजाम कहां का, हैदराबाद का। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तंजौर, है ना भाई, तंजौर और मैसूर रियासत, इन दोनों ने भी इसको स्वीकार लिया था 1799 में। ये जो तंजौर है, तंजौर कहां पर है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा।
मैसूर कहां पर है? ये आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। और 1801 में अगर आप देखोगे, इसको किसने भी, अवध ने भी स्वीकार लिया था, अवध ने। और 1802 में इसको मराठों ने भी स्वीकार लिया था, समझ गए, मराठों ने भी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? जरा बताओ क्या लगाओगे भाई, सहायक संधि पर। अभी तो हमने देखा जस्ट कि यहां पर देखो जरा, पहला वाला कौन है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला? हैदराबाद का निजाम था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, निजाम था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। दिसंबर 1924 में गाय संरक्षण सम्मेलन में समिति का भाषण किसने दिया था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, ये किसने दिया है भाषण? अगर हम देखिए दिसंबर 1924 की बात कर रहे हैं हम, वो हो जाएंगे कौन? गांधी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गांधी जी हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर है, गांधी जी ने 1924 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद भी संभाला था। और वो कहां पर संभाला था? बेलगांव में, जब उसका अधिवेशन हुआ था 39वें नंबर का, कर्नाटक के अंदर में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। खिंच गए, शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी है? ये वही है। ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे? तत्वबोधिनी सभा। इसको पहले करंजनी सभा बोला जाता था, करंजनी सभा बोला जाता था, और आगे जाकर उसे तत्वबोधिनी सभा बोलने लगे। तत्वबोधिनी सभा। अब इसकी स्थापना कब हुई है? 1839 में। और वो किसने करी है? इसमें से देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने करी है ना। और इसको लेकर 1859 में किसमें शामिल हो गए थे? राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे। याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कर दी थी, और 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई थी। तो ब्रह्म समाज को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये अपने वाले को लेके ब्रह्म समाज में चले गए कि मैं संभाल लूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अजो भाई नेक्स्ट पर। बोलता है जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कौन था? अगर हम देखें, जेम्स प्रथम है। जेम्स प्रथम कहां का सम्राट था? वो था इंग्लैंड का सम्राट। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इंग्लैंड का। अब उसने क्या काम किया कि अपने राजदूत को भेजा, अपने राजदूत को भेजा भाई। ठीक है भाई, कहां पर भेजा? जहांगीर के दरबार में, है ना भाई, जहांगीर के दरबार में भेजा है। क्लियर हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में भेजा। अब ये भेजा तो था, है ना भाई, ध्यान रखोगे, भेजा तो था, है ना। अब भेजने के बाद क्या इसको अनुमति मिल गई या नहीं मिल गई? ठीक है भाई, टॉमस रो की बात कर रहे हैं। टॉमस रो 1615 में आ गया था और इसको अनुमति मिल गई थी व्यापार करने की। इससे पहले विलियम हॉकिंग्स भेजा था, उसको अनुमति नहीं मिली थी। विलियम हॉकिंग्स भेजा था, है ना भाई। और ये 1608 में सूरत बंदरगाह पर उतरा था, और 1609 में आगरा के किले में आके जहांगीर से मिला था। इसको अनुमति नहीं दी थी जहांगीर ने, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ओके भाई, इंग्लिश खान की उपाधि दी और अपने यहां जॉब पर रख लिया था। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में, तो इसको अनुमति मिल गई थी व्यापार करने की यहां पर। और फिर सूरत के अंदर सबसे पहला कारखाना लगाया था, किसने लगाया था? अंग्रेजों ने। कहां पर लगाया था? सूरत के अंदर। सूरत आज कहां पर है? डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। कहां पर है? गुजरात में है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? जरा बताओ क्या लगाओगे? है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पुर्तगालियों की। ठीक है भाई, जरा बताइए भाई, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना है? जरा बताओ, 1508 या फिर 1509, 1510 या फिर 1516? देखो, पहले तो पुर्तगालियों की राजधानी थी कोचीन, यानी कि ये कोची तक सीमित थे, यानी कि केरल वाले इलाके में। फिर इन्होंने धीरे धीरे गोवा की तरफ हाथ बढ़ाया। ठीक है भाई, और 1510 में गोवा को छीन लिया बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। अब हमने वापस कब लिया इसको? हमने लिया है 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, गोवा को वापस, यानी कि आजादी के बाद, है ना, गोवा को हमने अपने शासन में मिलाया है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? कौन ले गया था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? देखो, नादिर शाह है या फिर अहमद शाह अब्दाली या फिर जमान शाह या फिर तैमूर लंग। देखो क्या हुआ कि 1739 की बात है, ईरान का शाह, ठीक है भाई ध्यान रखो, जिसको ईरान का शाह बोला जाता था,
ईरान का शाह बोल सकते हो, फारस का शाह बोल सकते हो आप, फारस का शाह, क्योंकि वहां पर शाह वंश का शासन था। तो वहां से आया था नादिर शाह। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नादिर शाह। और नादिर शाह ने करनाल का युद्ध किया। करनाल हरियाणा में पड़ता है। करनाल का युद्ध किया किससे? मुगल सेना से। मुगल सेना 3 घंटे में हार गई। ओके भाई, 3 घंटे में। अब क्या था कि जो ये मुगल सेना है ना भाई, मुगल सेना तो हार गई, लेकिन इसके साथ कौन नहीं गया था? इनका जो सम्राट था ना मुगलों का, वो नहीं गया लड़ने को, बोला सेना को भेज दिया जाए। समझ गए भाई? अब वो गया था और सेना में भाई चले गए, वे पिट पिटा के आ गए। और 1719 से लेकर 1748 तक उस समय रंगीला गद्दी पर बैठा था। रंगीला, जिसका रियल नाम था रोशन अख्तर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रोशन अख्तर उसका नाम था। उसको रंगीला बोलते थे, वो शराब वगैरह पीता था बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, अच्छा। अब नादिर शाह ने क्या है, ध्यान रखोगे, वो युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में प्रवेश किया। और दिल्ली में जब प्रवेश किया तो किससे मिला आकर? इससे, रंगीला से। रंगीला बोला अरे वेलकम, आइए आप। और नादिर शाह बोला कि देखो, जब हम किसी से मिलते हैं ना जाके दूसरे मुल्क में, तो हम टोपियों का आदान प्रदान करते हैं। और टोपी वो है ना, आदान प्रदान हुई तो टोपी में ही कोहिनूर हीरा लग रहा था। तो रंगीला ने प्यार से ही दे दिया। किसको? ध्यान रखोगे, नादिर शाह को। उसके बाद मयूर सिंहासन जो था, जो किसके समय पर बना था? शाहजहां के समय पर दिल्ली में रखा हुआ था, उसको भी ले गया नादिर शाह अपने साथ। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और बहुत सारा यहां से पैसा लूट कर लेकर गया। अगर सबसे ज्यादा कोई भारत से धन लूट कर लेकर गया है तो वो यही लूट के लेकर गया है, नादिर शाह। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा नहीं था? जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन नहीं था इसमें से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? ये पार्टी कब बनी है? 1934 में बनी है। ठीक है भाई। और ये नरेंद्र देव हो जाएंगे, या फिर आप लगाओगे मीनू मसानी है, या फिर सी राजगोपालाचारी, या फिर ऐशुत पटवर्धन हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर ये कौन सा है सर? इसमें से सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखोगे, ये नहीं है। इनको आप यहां से हटा दोगे, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वॉन्डिवॉश का युद्ध कब हुआ? जरा बताओ कौन सा? वॉन्डिवॉश का युद्ध। देखो, जब भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होते थे ना, उसको हम क्या बोलते थे? कर्नाटक युद्ध बोलते थे हम उसे। क्या बोलते थे? कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। एक हुआ है 1746 से 1748, जिसमें भारतीय राजाओं की पोल खुल गई थी यहां पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। फिर दूसरा वाला 1749 से 1754 के बीच में हुआ है। ठीक है भाई। फिर तीसरा वाला 1758 से लेकर 1763 के बीच में हुआ है। तो ये जो तीसरा वाला था ना, इसी बीच में 1760 में वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ। ठीक है भाई। और उसको अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखना। तो ये इसके बाद क्या हुआ कि ये जो तीसरा वाला युद्ध खत्म हुआ ना 63 में जाके, पूरी तरीके से फ्रांसीसी यहां बिल्कुल खत्म हो गए थे। फ्रांसीसी जो भी जीते थे अंग्रेजों को दिया, चले गए यहां से। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। और फ्रांसीसी देख रहे हो, सबसे बाद में आए, सबसे पहले निकल लिए। ठीक है। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? जरा बताओ क्या लगाओगे? मसाले, सूती वस्त्र, नील, या फिर अफीम? अगर हम देखें, वो जो यूरोपियंस आते थे यहां पर, वो किस लिए आते थे? शुरू में जो वो पुर्तगाली आए थे, वो यहां किस लिए आए थे? वो किस लिए आए थे? क्या अफीम लेने को आए थे वो, या सूती वस्त्र लेने के लिए आए थे? वो मसाले लेने के लिए आए थे। क्या लेने के लिए? मसाले। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, वो मसाला लेने आए थे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है श्री रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम आपको क्या लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है भाई, वास्तविक नाम। देखो, ये जो रामकृष्ण परमहंस है, 1836 में इनका जन्म हुआ, 1886 में इनकी मृत्यु हो गई। और कहां पर इनका जन्म हुआ था? वो हुगली में हुआ। हुगली कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। ये आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे, है ना भाई। और इनका नाम था है ना भाई, वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। इनके शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। इनके जो शिष्य थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी, है ना भाई, स्वामी विवेकानंद जी। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की याद में, स्मृति में, है ना, रामकृष्ण मिशन चलाया था। रामकृष्ण मिशन चलाया। और ये कब चलाया है? 1897 में इसकी स्थापना करी। और इसका हेडक्वार्टर है बेलूर मठ में। बेलूर मठ कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। आज अभी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं।
बोलता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? जरा बताओ क्या लगाओगे, वॉरेन हेस्टिंग, कैनिंग, या फिर आप लगाओगे इसमें से विलियम बेंटिक या फिर डलहौजी? वो कौन हो जाएगा जरा बताओ, सोचो उसने क्या बोला है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा हो जाएगा, है ना भाई। अगर हम देखें सर, अगर आप देखोगे 1828 से 1833 तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के बैठा था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के बैठा था वो। और फिर 1833 के चार्टर एक्ट से उसे क्या बना दिया गया, उस चार्टर एक्ट से उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था उसे पहला। और वो इस पद पर 1833 से 1835 तक रहा फिर। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। ओके, बेंटिक। तो बेंटिक ने जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, याद आया, सती प्रथा पर रोक 1829 में। और जब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो उसने, ध्यान रखोगे, जब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो उसने 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना करी थी। और मैकाले से बोला था 1835 में कि भाई अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर यहां पे, है ना, कौन सी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है, जरा बताइए। अगर हम देखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, सती प्रथा। अगर हम देखें ये कौन सा है, रिपन है या फिर मेटकॉफ है या फिर आप लगाओगे हेस्टिंग है या फिर विलियम बेंटिक है, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सती प्रथा को समाप्त करने वाला यही था। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका हाथ था, जरा बताओ किसका था। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम समाचार पत्र की बात कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला समाचार पत्र है ना 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की, ओके, ध्यान रखोगे, जेम्स अगस्टस हिक्की ने चलाया था। और वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, है ना, इंग्लिश। और वो एशिया का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है, एशिया का पहला न्यूज़पेपर। और वो कहां पर आता था, अगर हम देखें कोलकाता में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कोलकाता में प्रकाशित होता था। पहले ना इतने रिसोर्सेज नहीं थे तो वो वीकली आता था, यानी कि हफ्ते में एक बार आता था। बोलते हैं किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत या फिर हड़प की नीति का प्रतिपादन किया। भाई हड़प की नीति का प्रतिपादन किसने किया है, ऑब्वियसली ध्यान रखोगे, डलहौजी इज द राइट आंसर। कब शुरू करी थी उसने, 1848 से 1856 के बीच में, जब तक वो यहां पर भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। केसरी जो अखबार है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम केसरी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, केसरी न्यूज़पेपर। भाई ये क्या गोखले हो जाएंगे या फिर बीजी तिलक या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं केसरी न्यूज़पेपर के लिए। बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। कब शुरू किया था ये, 4 जनवरी 1881 को। ओके, क्या भाषा थी इसकी, मराठी भाषा थी, मराठी भाषा। एक था मराठा न्यूज़पेपर, वो भी शुरू किया गया था और वो 2 जनवरी को शुरू किया गया था 1881 में, है ना। तो 2 दिन के अंतर पे ये दोनों शुरू हुए हैं। लेकिन इसकी जो भाषा थी वो इंग्लिश थी, क्या थी, अंग्रेजी थी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। आज नेक्स्ट पर। बोलता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसने लागू करा था, जरा बताओ। वर्नाकुलर, देखो एक तो पूछा जाता है आपसे कि किसने लागू किया, एक होता है खत्म करना। तो लागू 1878 में हुआ था और यह बोला गया कि जो भी भारत के अंदर देसी भाषा में न्यूज़पेपर छप रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में छप रहे हैं, वो बंद होने चाहिए, सिर्फ इंग्लिश भाषा में छपेंगे ताकि सिर्फ कुछ ही लोगों के समझ में आए। ठीक है भाई। और 1876 से लेकर 1880 के बीच में, है ना, उस समय पर क्या था, लिटन था, लिटन। ठीक है भाई, कौन था, वायसराय। तो हमारा रिपन नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, लिटन है, लिटन। ठीक है, लिटन के समय पर यह लागू किया गया था। अब क्या हुआ कि देखो लिटन ने इसको लागू तो कर दिया, आगे चलकर 1880 से 1884 के बीच में रिपन आ गया। कौन आ गया, रिपन। और रिपन ने इसको 1882 में रद्द कर दिया, है ना, क्या कर दिया था उसने, रद्द कर दिया 1882 में। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। सुभाष, बहुत अच्छे। ए भाई एक लिख रहा लीटर, हाँ लीटर, रह जाओ, गड़बड़ है, कैसे काम चलेगा भाई, लीटर। बोलता है इसमें से एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है, जरा बताओ किससे है, कैनिंग से है, रिपन से है, डफरिन से है, फिर आप लगाओगे कर्जन से है। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें इसमें से कौन सा हो जाएगा,
देखो अभी हमने देखा 1880 से लेकर 1884, इस बीच में है ना भाई, रिपन क्या था? वायसराय था। रिपन था वायसराय, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, रिपन वायसराय था। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश भाई, है ना। अगर हम देखें इस समय पर क्या था, ये इल्बर्ट बिल विवाद खड़ा हो गया। कैसे? 8 फरवरी 1883 को, है ना। किसने, ध्यान रखोगे, रिपन ने एक दिमाग लगाया, बोला कि जो यहां पर अंग्रेज रहते हैं उनके मुकदमे भारतीय जज भी सुन सकते हैं। अंग्रेज हवा खराब हो गई भाई उनकी, वे बोले यार ऐसे कैसे काम चलेगा, है ये तो हमें फांसी पे चढ़ा देंगे, है ना, तो हम नहीं करवाएंगे इनके ऊपर, अपनी सुनवाई हम नहीं होने देंगे। तो फिर रिपन बोला कि चलो 50-50% कर लेते हैं, 50% भारतीय हो जाएंगे, 50% यूरोपियन जज हो जाएंगे। फिर यहां बात बन गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, रिपन ने यहां पर नियमित जनगणना भी करवाई थी। क्या भी करवाई थी? नियमित जनगणना भी करवाई थी। ये भी आप ध्यान रखोगे, नियमित जनगणना उसने कब शुरू करवाई थी? 1881 में। बोलता है निम्नलिखित में से राजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। राजा रणजीत सिंह के बारे में देख रहे हैं, है ना। अगर हम देखें इसमें से कौन सा हो जाएगा, बोलता है अमृतसर है, पेशावर है, या फिर आप लगाओगे लाहौर है, या फिर मुल्तान है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? लाहौर थी इनकी राजधानी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, लाहौर इनकी राजधानी थी। एक बार क्या हुआ कि एक राजा से इनका युद्ध हुआ, ठीक है, अफगान के एक राजा से युद्ध हुआ, युद्ध में वो हार गया, ठीक है। हारने के बाद कुछ जो बची कुची तोप वोप थी उसके सैनिक लेकर जा रहे थे, तो वो नदी में गिर गई, समझ गए, नदी के किनारे वो गिर गई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या काम किया कि वो तोप निकलवाई पानी से और भरवाई गाड़ी में। उस समय पर जो, ध्यान रखोगे, घोड़ा गाड़ी होती थी उसमें भरवाई, और भरवाने के बाद उनके यहाँ छोड़वाएंगे, भाई साहब ये आप छोड़ गए थे, इनको ले जाओ जरा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा, या फिर कैनिंग हो जाएगा, या फिर आप लगाओगे डलहौजी हो जाएगा, या फिर माउंटबेटन हो जाएगा? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। ये कौन सा है भाई? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वो कौन है? जरा सोचो, आंसर लगाओ। क्या आप लगाओगे कैनिंग है, डलहौजी है, माउंटबेटन है, विलियम बेंटिक है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। पक्की बात है, कैनिंग इज द राइट आंसर। यस, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ध्यान रखोगे, यही हो जाएगा। और इसी को फिर क्या बना दिया गया था? पहला वायसराय बना दिया गया था। पहला वायसराय कब बना दिया गया? 1858 से 1862 के लिए इसको पहला वायसराय बना दिया। और यही क्या रहा था? यही 1856 से 1858 तक, है ना, याद रखोगे, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल था? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये वॉरेन हेस्टिंग है, या फिर आप लगाओगे डलहौजी है, या फिर विलियम बेंटिक है, या फिर आप लगाओगे इसमें से माउंटबेटन है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। इस बार क्या पूछा हमसे कि भाई इस डेट के बीच में बताओ। देखो, अगर आप देखोगे 1772 से 1774 तक वो, है ना भाई, बंगाल का गवर्नर बन के रहा, बंगाल का गवर्नर बनकर रहा, ठीक है। फिर आ गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, है ना भाई, क्या आ गया था? रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 1700, है ना भाई, 1774 से 1785 के बीच में फिर ये क्या बनकर रहा था? ये बनकर रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वो कौन है इसमें से? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या बनकर रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल बन के रहा था। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो ऐसे आपने यहां पर इसको ध्यान रखना है। क्लियर है, खींच गए, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ किया गया था? जरा बताओ। अब सिपाही विद्रोह से क्वेश्चन है ना। अगर हम देखें, देखो 10 मई को कह रहा है, 10 मई 1857। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो अब आप लोगों को पता है फेस्टिवल जो शुरू हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे अपने फेस्टिवल में अब लग गए होंगे, है ना। कुछ है जो फाइट कर रहे हैं अपने माइंड से, उनके आधे दिमाग में तो त्योहार चल रहा है, आधे में मेरी क्लास में बैठे हैं, है ना, आधे में तो पटाखे फूट रहे हैं, बाजार में पीतल चांदी सोने कुछ खरीद रहे हैं, है ना। यार वहां जाते तो ऐसा होता, पप्पू तो लोटा लेके आ गया होगा, मैं तो पतीला नहीं लेके आया, ऐसे चलता है ना, माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, आधे में सिचुएशन वॉर चल रही होगी एक तरफ के, यार क्या हो रहा है, लाइए हमको पढ़ना पड़ रहा है यार जबरदस्ती, यार कैसी बात है। देखो
रिदम ना, रिदम वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारा रिदम टूट गया तो वहां मामला खराब हो जाएगा। आप डेली खाना भी तो खाते हो, तो अगर डेली थोड़ा सा पढ़ भी लोगे ना तो वो रिदम बना रहेगा, भूलोगे नहीं, समझ गए। अब इस फेस्टिवल में जो 4-5 दिन में कोई बिल्कुल किताब बंद करके रख देगा, उसके अगले 15 दिन भी गए, वो वापस से क्या बोले, अच्छा अब तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये मत करना, समझ गए। तो रिदम में बना के रखो, माइंड में बना के रखो। त्योहार को 10% टाइम दो, लेकिन 90% अपने कंटेंट को रिवाइज करो दिमाग में, समझ गए। ये रिलैक्स का भी टाइम है और रिवीजन करने का भी टाइम है, समझ गए। जहां सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, आप एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, ऐसे दिमाग में बांटो। ऐसा नहीं है कि ये ले अपना लगा के किताब रख दी, अब 5 दिन बाद देखेंगे और फिर अगले 15 दिन फिर डिस्टर्ब रहेंगे। अच्छा यार, वो सुतली बम कैसे फोड़ा था मैंने, ओ हो, वो तो मैंने उसके कपड़े के अंदर ही डाल दिया था, ऐसे दिमाग में ख्याल आएंगे, समझ गए। तो फाइट करो अपने आप से, हो सकता है जितना, है ना। देखो पुलिस वाले भी तो जॉब कर रहे होंगे ना कंटिन्यूअसली, त्योहार भी वो देख रहे होंगे बट अपनी जॉब भी कर रहे होंगे। अपना काम नहीं छोड़ना, जो इंपॉर्टेंट है वहां फोकस रखना है। बोलते हैं 10 मई 1847 को सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ, वो संडे के दिन शुरू हुआ था। और संडे को ये जो शुरू हुआ है, कहां से शुरू हुआ है, मेरठ से शुरू हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है भाई, मेरठ से। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह भी बोल देते हैं, हम इसे सिपाही विद्रोह बोल देते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे। सैनिक और सैन्य कर्मी विद्रोह भी बोल देते हैं, सैन्य कर्मी विद्रोह भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। सैनिक मतलब निचली रैंक के सिपाही सेना में, सैन्य कर्मी मतलब सभी रैंक के सिपाही सेना में, इनका विद्रोह भी बोल देते हैं। और 11 मई को क्रांतिकारी कहां पहुंच गए थे, मंडे के दिन, मंडे के दिन क्रांतिकारी पहुंच गए थे दिल्ली। और दिल्ली में जाकर, है ना, पूरी क्रांति का नेता बहादुर शाह सेकंड को, बहादुर शाह सेकंड को चुन लिया गया, ये भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन वास्तव में नेतृत्व तो किसके पास था, बख्त खां के पास था। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया, बैरकपुर में, मेरठ में, दानापुर में या फिर रामगढ़ में, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसमें से मंगल पांडे, ओके, क्लियर हो जाएगा, मंगल पांडे, मंगल पांडे ने किया था, ध्यान रखोगे, कहां पर, बैरकपुर के अंदर। वहां पर वो 34वीं इन्फेंट्री में थे, कितने भी नंबर की में थे, 34वीं इन्फेंट्री में थे, क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने वहीं पर किया, और ये, है ना, इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट को गोली मारकर उड़ा दिया, दोनों को, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। और इनको फिर 28 मार्च 1857 को इन्होंने गोली मारी थी और 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी। लेकिन कई जगह यह भी लिखा हुआ है कि उसी दिन फांसी दे दी थी इनको, 28 मार्च को ही, ठीक है। 1847 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जरा बताओ। इस क्रांति के समय पर, है ना, क्या लगाओगे इसमें से, ये डलहौजी है या फिर आप लगाओगे कैनिंग है या फिर आप लगाओगे लिटन है या फिर माउंटबेटन है, ये कौन सा है सर, उस समय पर कौन था, ये तो कैनिंग था, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कैनिंग इज राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, कहां पर, बिहार की बात कर रहे हैं हम, किसने किया, जरा बताओ। अगर हम देखें बेगम हजरत महल अपने पति वाजिद अली शाह के साथ कहां से नेतृत्व कर रही थी, वो नेतृत्व कर रही थी, है ना भाई, है ना, लखनऊ से, ये भी आप ध्यान रखोगे, लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाई कहां से कर रहे थे, है ना, ये कर रहे थे, है ना, ये कर रहे थे, ध्यान रखोगे, बिहार से, जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से कर रहे थे नेतृत्व, क्लियर हो जाएगा, बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, ओके। और रानी लक्ष्मीबाई कहां से कर रही थी, झांसी से कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये ग्वालियर पहुंची, ये हीरोज की सेना से हार जाती है और शहीद हो जाती है। बहादुर शाह जफर दिल्ली से, लेकिन वास्तव में पूरी क्रांति, है ना भाई, ध्यान रखोगे, इनको पूरी क्रांति का नेता डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वास्तविक नेता कौन था, बख्त खां था। तो हम कह सकते हैं कि ये तो नाम मात्र के, इसमें बहादुर शाह जफर जो थे लीडर थे, नाम मात्र के, ठीक है भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां पर भेज दिया गया था, ये फिजी भेज दिया गया, सिंगापुर, लंदन या फिर रंगून भेज दिया गया था। 1858 में इनको यहां से निकाल दिया गया और 1862 में इनकी रंगून में ही मौत हो गई थी, वहीं इनको भेज दिया गया था। रंगून म्यांमार में है, जिसको आज यंगून बोलते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण आपको क्या लगता है, जरा बताओ, विद्रोह का तत्कालिक कारण आपको क्या लगता है इसमें से। सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता ने दिया जाना,
सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग आपके तत्कालिक पूछा है, यानी कि बिल्कुल इंस्टेंट कौन सी चीज ऐसी हुई थी। आपको याद है दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल जो थी उसको शामिल किया गया था सेना के अंदर, और उसमें जो कारतूस लगता था वो किसका होता था, उसमें गाय का मांस और ध्यान रखोगे सुअर की चर्बी, दोनों चीज होते थे। तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ऑफेंड हो गए। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक आपको कौन लगते हैं, वहाबी आंदोलन के बारे में जरा बताइए, कहां हुआ, कैसे हुआ। ये है 1820 से लेकर 1822 के बीच में मुस्लिम धर्म की, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कुरीतियों को दूर करने के लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, दूर करने के लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, सैयद अहमद इज द राइट आंसर। आज तो सही लगाया तुमने, वरना तो गड़बड़ कर देते हो, यही तो फायदा है रिवीजन का। चलो बहुत बढ़िया आंसर है। मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें मैडम कामा है, या फिर आप लगाओगे कित्तूर चेन्ना मामा है, या फिर आप लगाओगे इसमें से सरोजिनी नायडू, या फिर आप लगाओगे रानी लक्ष्मीबाई इज द राइट आंसर। कहां से, झांसी से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। पंजाब से कौन कर रहे थे, गुरु राम सिंह जी कर रहे थे। रेवाड़ी हरियाणा से राव तुलाराम कर रहे थे। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ हरियाणा से कर रहे थे। देवी सिंह मथुरा से कर रहे थे। भगवान सिंह मुजफ्फरनगर से कर रहे थे। कदम सिंह मेरठ से कर रहे थे नेतृत्व। जयदयाल हरदयाल कोटा राजस्थान से कर रहे थे। ओके, ऐसे आप ध्यान रखोगे। परमहंस सभा की स्थापना कब हुई है भाई, और ये किसने करी है, दादोबा पांडुरंगा ने करी है ना, दादोबा पांडुरंगा इन्होंने करी है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कब की बात है, 1849 की है, बॉम्बे की है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। टीपू की अंतिम हार किसके हाथ हुई थी। देखो अगर आपको याद है 1767 से 1769 के बीच में है ना, आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, पहला वाला आंगल मैसूर युद्ध है ना, ये यानी कि अंग्रेज और मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ था पहला युद्ध। इसको हैदर अली ने संभाला था, हैदर अली इसको जीत गए थे, अंग्रेज हार गए थे। और यहां पर मद्रास की संधि हो गई थी दोनों के बीच, कि हाँ भाई आइंदा अगर किसी पर भी हमला होता है तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि मराठों ने हैदर पर हमला कर दिया। हैदर बोला अंग्रेजों से कि भाई आओ, तुमने संधि करी थी हमारे साथ कि हमारे ऊपर कभी हमला होगा तुम हमारे साथ देने होगे। अंग्रेज नहीं आए, समझ गए भाई। तो बड़ा गुस्सा आया हैदर को, हैदर ने आक्रमण कर दिया 1780 में अंग्रेजों के ऊपर। बोला लो भैया अब क्या मैं छोड़ू तुम्हें, ठीक है। और फिर ये लड़ाई सेकंड वाली शुरू हो गई। आंगल मैसूर युद्ध पहला यहाँ हुआ था, अब दूसरा वाला शुरू हो गया। और 1782 में ही हैदर की डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत घायल हो गया था बुरी तरीके से। और फिर 1782 में ही कौन गद्दी पर बैठ गया, टीपू गद्दी पर बैठ गया था 1799 तक के लिए, ठीक है। अब टीपू इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। टीपू यहां पे संधि कर लेता है अंग्रेजों के साथ, उसको बोलते हैं मंगलौर की संधि, समझ गए भाई। मंगलौर की संधि हो जाती है कि भाई आइंदा हम आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उसके बाद टीपू दिमाग लगाता है, टीपू फ्रांसीसियों के पास अपना दूत भेजता है, बोलता है यार तुम मेरा साथ दो, इन अंग्रेजों को पीटना है। अंग्रेजों को यह बात पता चल जाती है। अंग्रेज 1792 पे श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी पे हमला कर देते हैं, और 1792 तक तीसरा युद्ध शुरू हो जाता है, समझ गए। और यहां पर टीपू को बहुत नुकसान होता है, 3 करोड़ का हर्जाना भी भरना पड़ता है। टीपू के 2 पुत्रों को भी अंग्रेज बंधक बनाकर ले जाते हैं, और उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को भी बंधक बना लेते हैं पूरी तरीके से। तो टीपू पैसा देता है, बहुत सारी जमीन देता है, जब जाके श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, समझ गए भाई। श्रीरंगपट्टनम की क्या होती है, संधि, और ये वाला युद्ध होता है समाप्त। फिर उसके बाद 1799 में एक और युद्ध हुआ, जिसमें 4 मई को 1799 को टीपू की डेथ ही हो गई और काम ही खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो टीपू की अंतिम हार जो हुई है वो वेलेजली, ध्यान रखोगे, के हाथों हुई है, क्योंकि 1798 से लेकर 1805 तक वेलेजली ही यहां पर था। ओके भाई, क्लियर रहेगा। तो देख रहे हो टीपू ने कितनी फाइट करी है, ओके, फाइट कर करके एंड में जाके काम ही खत्म, ठीक है भाई। अब अगर हम देखें, अब ये संधियां पूछी जाती है, ध्यान रखना कि भाई ये मद्रास की संधि किसके साथ हुई है, मंगलौर की संधि किसके साथ, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है, किसके साथ हुई है। आ जाओ नेक्स्ट पर। रोलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसमें शामिल नहीं था, जरा बताओ। रोलेट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना भाई। अगर हम देखें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, या फिर आप लगाओगे बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, या फिर आप लगाओगे प्रेस की सेंसरशिप, या फिर आप लगाओगे इसमें से बिना वारंट के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, पक्की बात है। ये ए और सी कौन लगा रहा है? बोल रहा है रोलेट एक्ट, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था। सही बात। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था उसमें? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन सा नहीं था। देखो, बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी, सीधी बात है भाई, और पूछा भी नहीं जाएगा क्यों हुई है तुम्हारी गिरफ्तारी। 2 साल के लिए जेल में डाल देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको। प्रेस पर सेंसरशिप थी, बिल्कुल थी, है ना। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी थी। ये कुछ नहीं था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बैन लगाना है। ठीक है भाई, ये कुछ नहीं था। ए को हटाओगे, ए को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया, है ना। अब जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें वो है अवध इज द राइट आंसर, है ना। क्लियर हो जाएगा। 1856 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? स्वदेश सेवक होम के बारे में आपसे पूछ रहा है, जरा बताओ इसमें से कौन सा लगाओगे, है ना। अगर हम देखें स्वदेशी आंदोलन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से असहयोग आंदोलन है, गदर आंदोलन है, या फिर आप लगाओगे होम रूल आंदोलन है। देखो, ऐसा था, ये जो गदर आंदोलन है ना, गदर पार्टी की स्थापना के साथ शुरू हुआ। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी बनाई गई थी, है ना। गदर पार्टी कहां पर बनाई गई थी? गदर पार्टी, और इनकी न्यूज़पेपर का नाम भी गदर था। ये बनाई गई थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर। फ्रांसिस्को क्यों बनाई गई थी? ताकि भारत की आजादी की लड़ाई भारत के बाहर से लड़ी जा सके, इसलिए बनाई गई थी। अब क्या हुआ, इसी से प्रेरित होकर स्वदेश सेवक होम की स्थापना करी थी। किसने करी थी? जीडी कुमार ने। जीडी कुमार ने, समझ गए, कहां पर करी थी जीडी कुमार ने? ये करी थी वैंकूवर कनाडा के अंदर। वैंकूवर कनाडा के अंदर करी थी, ताकि भारतीयों की मदद की जा सके बाहर से। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें से? बोलता 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया जाता है। जरा बताओ क्या मनाया जाता है ना भाई। अगर हम देखें साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट, या फिर आप लगाओगे कैबिनेट मिशन योजना, या फिर मॉर्लेमेंटो, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना। जरा बताओ, सबकी डेट अलग अलग है, सोच लेना। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में आया था। रोलेट एक्ट कब का हो जाएगा? 1919 का हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की हो जाएगी। मॉर्लेमेंटो सुधार 1909 के हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, है ना भाई। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन गांधी जी ने सत्याग्रह सभा भी बुलाई थी, सत्याग्रह सभा। और फिर इसके बाद गांधी जी को 8 या 9 अप्रैल को, है ना, पलवल रेलवे स्टेशन हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय पलवल पंजाब में आता था। ठीक है, पहले हरियाणा और पंजाब एक ही थे, तो दिल्ली की सीमा डायरेक्ट पंजाब से लगती थी, समझे, और यूपी की सीमा पहले डायरेक्ट पंजाब से ही लगती थी, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी? जरा बताओ क्या लगाओगे? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है भाई, अगर हम देखें फॉरवर्ड ब्लॉक, अगर हम देखें महात्मा गांधी हो जाएंगे, या फिर आप लगाओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर आप लगाओगे, है ना, जवाहरलाल नेहरू है। ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं भाई। हम 1939 की बात कर रहे हैं, वो करिए सुभाष चंद्र बोस जी इज द राइट आंसर। ओके, सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखो क्या हुआ, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी यही सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और 1939 वाले त्रिपुरी अधिवेशन में भी यही सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष रहे थे। लेकिन अध्यक्ष तो बन गए, इन्होंने फिर अध्यक्ष पद से चुनाव दे दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया। और गांधी जी को क्योंकि बुरा लगा था, क्योंकि उनके दोस्त पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष नहीं बन पाए, उनको बुरा लगा, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। समझ गए? अब ये इस्तीफा दिया है 28 अप्रैल को, ठीक है, और फिर इन्होंने 3 मई को 1939 में क्या करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। वो कहां पर करी है? उन्नाव के अंदर करी है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। इनके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत मुकदमे लगा दिए थे, अंग्रेज इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर ये यहां से 1941 में चले गए सुभाष चंद्र बोस जी। कहां चले गए? जर्मनी। और जर्मनी में जाकर हिटलर से मिले। ओके, हिटलर से समर्थन मांगा था इन्होंने, और वहां पर एक फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी करी।
फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी करी थी। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये वहां से डायरेक्ट चले गए सिंगापुर, और सिंगापुर में जाकर, है ना, ये क्या बन गए 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सेनापति। इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी थी वो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापना करी थी उसकी। क्लियर हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह ने। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, सिंगापुर में उसका हेडक्वार्टर था और रंगून में भी था। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी, जरा बताइए। कर्जन के बारे में बात कर रहे हैं भाई। देखो, कर्जन जो यहां पर रहा है वो 1899 से लेकर 1905 के बीच में रहा है। और उसने कब ये बोल दिया था, 19 जुलाई को बोल दिया था 1905 को कि मैं बंगाल का विभाजन करूंगा। और उसके बाद फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में किसकी बैठक हुई थी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, है ना। कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर कर्जन बंटवारा करता है बंगाल का तो हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, स्वदेशी पर जोर देंगे। देखो, अंग्रेजों के साथ उस समय पर ऐसे फाइट तो नहीं कर सकते थे गोला बारूद वाली, हमारे हाथ में जो चीज थी वो कर सकते थे। तो फिर उसके बाद 16 अक्टूबर को 1905 को बंटवारा कर दिया कर्जन ने, बंगाल को बांट दिया। फूट डालो राज करो वाला दिमाग लगाया उसने, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को बांट दिया। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल्य था, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल्य था। पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश वाला क्षेत्र आपको पता है वो मुस्लिम ज्यादा है, और जो पश्चिम बंगाल था उस समय पर पश्चिम बंगाल में बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, झारखंड भी आता था। आज तो पश्चिम बंगाल कट कट के बिहार अलग है, आपको पता है, झारखंड अलग है, उड़ीसा अलग है, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें कर्जन ने कब किया, 1905 में कर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। स्वदेशी आंदोलन को डेल्टी है आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। देखो, ये जो स्वदेशी आंदोलन चला था ना, जब बंगाल का विभाजन हो गया तो स्वदेशी पर जोर दिया गया था। कुछ गरम दल वाले लोग ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैलना चाहिए, बड़े लेवल पर फैलना चाहिए। लेकिन जो नरम दल वाले थे वो कहते थे कि बस बंगाल वाले एरिया में सही है, पूरे भारत में छोड़ो। तो दोनों गरम और नरम दल के विचार भी अलग होने लगे थे 1905 के समय पर, और 1907 में नरम और गरम दल अलग ही हो गए थे कांग्रेस के। लेकिन इस स्वदेशी आंदोलन को आंध्रीय डेल्टा क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में, वंदे मातरम, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये किस वर्ष में हुई है, जरा बताओ। क्या देखेंगे हम, कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। ये कब हुई है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ये हुई है 1906 में। और ये कहां पर हुई है, ढाका के अंदर हुई है। और टका ध्यान रखोगे करेंसी हो जाएगी बांग्लादेश की। तो ये हुई है 1900 ध्यान रखोगे 6 में ढाका के अंदर। किसने करी है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। और उनके साथ कौन थे, मोहसिन उलक भी थे उनके साथ वहां पर, ये भी आप ध्यान रखोगे। और आगा खां भी थे। आगा खां को पहला इसका अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। पता है जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्ना पहले कांग्रेस में ही थे, उसके बाद वो किस में गए थे, मुस्लिम लीग में, ठीक है भाई। अगर हम देखें महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, साबरमती आश्रम गुजरात से, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई से, या फिर संसद भवन दिल्ली से, जलियांवाला बाग पंजाब से। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें, देखो भाई ऐसा था, गांधी जी ने ना, ये बात है जनवरी 1930 की, गांधी जी ने इरविन के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, है ना। और वो इरविन ने नहीं सुनी। गांधी जी ने 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू कर दिया। और ये दांडी मार्च कहां से शुरू किया, ये किया गुजरात के अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे, वहां से शुरू कर दिया। और शुरू करके कहां तक लेकर गए उसको, दांडी तक लेकर गए। ये नवसारी जिले में जगह पड़ती है गुजरात के अंदर ही। कितना इसमें चले थे, 240 मील चले थे, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। कितने लोग थे इनके साथ, 78। और महिलाएं भी शामिल हुई थी इसमें। महिलाओं में सबसे बड़ी भागीदारी जैसे कि हम कह सकते हैं सरोजिनी नायडू जी की थी, ठीक है। पहला ऐसा बड़ा जन आंदोलन था जिसमें महिलाएं भी आई थी, ओके। अब देखो एक बात सोचो, गांधी जी का खौफ कैसा है। गांधी जी का खौफ ऐसा है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, अफ्रीका में भी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर जो साउथ अफ्रीका देश है वहां पर भी ब्रिटिश से ही लड़के आए हैं, रंगभेद नीति के खिलाफ लड़के आए हैं, पूरी दुनिया में चर्चा है उनकी बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि अब वो इंडिया आ गए हैं 1915 को ही, और अंग्रेजों को यहां भी वैसे ही कर रहे हैं काम, समझ गए। अब अंग्रेज बड़े हिसाब से चल रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं ढंग में, क्योंकि वो पूरी दुनिया के एक विख्यात नेता बन चुके हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि गांधी जी की इस यात्रा में कई अमेरिकी पत्रकार भी थे। जैसे मैं आपसे बोलूं, जो वेब मिलर थे, जिनको हम जर्मन पत्रकार बोलते हैं, वो जर्मन नहीं थे, वो अमेरिकी थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वेब मिलर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वेब मिलर ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अमेरिकी पत्रकार थे, इनके साथ और भी थे। उनका नाम था एक रिचर्ड ग्रेग, अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है भाई। तो रिचर्ड ग्रेग भी थे, और ये पूरी यात्रा पूरी दुनिया में फैलाई जा रही थी। ये दांडी पहुंच गए थे 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को सुबह सुबह इन्होंने नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ दिया, वहां पर भाषण भी दिया, और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना भाई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दांडी मार्च ही तो खत्म हुआ था। अब इस दांडी मार्च को सभी ने अवज्ञा आंदोलन के तौर पर चला दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के तौर पर। और भारत में कई जगह पर ऐसी नमक कानून तोड़ने की प्रथाएं हो रही थी उस समय पर, कई जगह टूट रहा था ये। ठीक है भाई, अब ये जब तक चलेगा जब तक गांधी और इरविन का समझौता ना हो जाएगा। तो अगर हम देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, वो कौन हो जाएगी, पहली भारतीय महिला, वो हो जाएंगी यहां पर सरोजिनी नायडू जी। ये कब बनी है, 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी है। ठीक है भाई, और पहली महिला पूछे सिर्फ तो एनी बेसेंट है। अगर आपसे पूछेगा पहली महिला, तो पहली महिला एनी बेसेंट को बताना है 1917 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। बोलता है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ये किस में आयोजित किया गया है, लाहौर में आयोजित किया गया है, दिसंबर में हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं चोरी चोरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से आपको किससे संबंधित लगता है, ये कहां है ना भाई, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हो। ये जो चोरी चोरा जगह है, पहली बात तो ये गोरखपुर के पास है, गोरखपुर के पास है, और ये यूपी में पड़ती है जगह। ठीक है भाई, ऐसा था, असहयोग आंदोलन गांधी जी लीड कर रहे थे 1920 से 1922 के बीच में, सही चल रहा था। अब यूपी के पास गोरखपुर है ना भाई, मतलब यूपी में गोरखपुर पड़ता है, वहां पर गोरखपुर के पास चोरी चोरा जगह पर अब भड़की हुई जनता ने थाने में आग लगा दी, समझ गए भाई है ना। और 21 ध्यान रखोगे, 21 ध्यान रखोगे, सिपाही और एक थानेदार की क्या हो गई थी, डेथ हो गई, है ना, जिसकी वजह से गांधी जी को लगा कि पूरा देश हिंसा की चपेट में ना आ जाए, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को तभी फरवरी 1922 में ही, जब ये घटना हुई थी ना, उसके कुछ ही दिन बाद इसको वापस ले लिया था पूरे आंदोलन को। हालांकि गांधी जी को यहाँ पर बहुत कुछ बुरा भला सुनने को मिला था, लेकिन गांधी जी ने ले लिया था ये वापस। काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके भाई, ये थी तुम्हारी आज मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी बहुत सारी चीजें हमने इसमें क्लियर करी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।